नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। और आज काफ़ी गहमा गहमी वाला दिन है। राजनीतिक सरगर्मियां जो हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई हैं। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक, उत्तर प्रदेश तक में भी आप देखिए तो हर जगह आप देखेंगे कि एक राजनीतिक रूप से सरगर्मी वाला माहौल है। और महाराष्ट्र के नतीजों का सबसे ज़्यादा लोगों को इंतज़ार था, क्योंकि वहाँ पर 288 विधानसभा की सीटें हैं और वहाँ भाजपा भले ही 400 पार न कर पाई हो लोकसभा के चुनाव में, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव में भाजपा जो है वो 200 पार आराम से जा रही है। तो ये चुनावी नतीजों का विश्लेषण तो हम करते रहेंगे और हमारे साथ पहली बार जो है यहाँ पर राजीव जेटली जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर TFI में। और सबसे पहले तो हम इनसे यही जानेंगे कि जलेबी खाकर आ रहे हैं या फिर आजकल जलेबी डाइट में आप लोगों की शामिल हो गई है? जलेबी हरियाणा ने फेमस कर दिया जी। पूरे देश के अंदर जलेबी का कल्चर आ चुका है। महाराष्ट्र के अंदर जलेबी चली है, आपको पता है जी। और भरपूर मात्रा में चली है। जलेबी दिल्ली में भी आने वाली है, जलेबी पंजाब में भी जाएगी, जलेबी हर उस प्रदेश में जाएगी जहाँ पर लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं जी। और उन चाहते हैं कि हमें भी एक ऐसा माहौल मिले, एक अच्छा प्रशासन मिले, एक अच्छा शासन मिले, एक ईमानदार सरकार मिले और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के वाहक के रूप में एक नेतृत्व भी मिले। तो जहाँ जहाँ ऐसा नेतृत्व चाहिए होगा वहाँ जलेबी जाएगी। राजीव जी, आपने बहुत चालाकी से दिल्ली में भी भाजपा की जीत की भविष्यवाणी कर दी है। तो क्या आप जो लोग नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि राजीव जेटली जी जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के सलाहकार भी हैं, तो इसीलिए बीच बीच में हरियाणा जो है वो आता रहेगा, थोड़ा सा महाराष्ट्र और झारखंड के बीच में भी। तो क्या हरियाणा की जीत से आप लोग इतने आशान्वित हैं कि अब पड़ोस में दिल्ली को भी देख रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि जब हरियाणा के अंदर चुनाव चल रहे थे जी। तो आप सबने देखा कि आप ही सभी लोगों ने एग्जिट पोल दिखाए। जी, जी, एग्जिट जी। पोल में मतलब बहुत बुरी स्थिति दिखाई आपने भारतीय जी, जनता जी। पार्टी की। लेकिन जिस तरीके की भावना, जन भावना हरियाणा के अंदर थी, जी। वो शायद जो नेशनल लेवल पे लोग बैठे थे दिल्ली में वो पकड़ नहीं पाए। क्योंकि जन भावना जो होती है वो तभी आप देख सकते हैं जब आप किसी को मिलने वाले अधिकारों को व्यक्तिगत रूप से जाकर महसूस करते हैं। तो वो व्यक्तिगत रूप से जब महसूस नहीं किया जमीन गया पर यानी। ज़मीन पर जाकर के, तो वहाँ कहीं कोई अभाव जरूर रहा। तो भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके की सरकार हरियाणा में दी थी या कैसा गवर्नेंस दिया था, वो कहीं ना कहीं आपको जब वो मैंडेट मिला तो उसके माध्यम से पता चल गया। जी। और यही मैंडेट कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को देना चाह रही थी, क्योंकि हमारे एक साथ चुनाव नहीं हुए थे। हरियाणा पहले लगभग महाराष्ट्र के साथ ही होता था, पहली बार ये गैप आया था, तो एक वक्त मिला उनको। लेकिन मैं एक बात बोलूँगा जी। कि हम कितना भी मेहनत कर लें, कितनी भी अच्छी नीतियाँ बना लें, कितने भी अच्छी डिलीवरी कर दें, चुनाव फिर भी कहीं ना कहीं उसके लिए भी रणनीति बनानी पड़ती है। जी। जी। हमें सौभाग्य प्राप्त है कि हरियाणा के अंदर हमारे जितने भी बड़े नेता थे जो प्रभारी सह प्रभारी बन के आए, उन्होंने जिस तरीके की रणनीतियाँ बनाई उसमें पूरा विपक्ष धाराशायी हो गया। यानी आप पर्दे के पीछे से जो लोग काम कर नेचुरली रहे थे। मैं आपको बताऊंगा, एक सोशल मीडिया के ऊपर एक पिक्चर वायरल हो रही थी। जी। जी। उस पिक्चर में हमारे प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, हमारे सह प्रभारी विप्लव कुमार देव, हमारे जो प्रदेश के प्रभारी सतीश पूनिया और सुरेंद्र नागर जी, इन चार लोगों की तस्वीर दिखाई जा रही थी। और ये बड़ा क्लियर मैसेज था कि पर्दे के पीछे की भूमिका को बुलाया नहीं जा सकता। मतलब ये बात स्पष्ट थी कि इन लोगों ने जो रणनीति बनाई वो रणनीति इतनी कारगर साबित हुई और माइक्रो लेवल पर जो वर्किंग करी, उसी के नतीजे कहीं ना कहीं आपको हरियाणा के रिजल्ट्स में देखने को भी मिले। जी। जी। लेकिन जिस तरीके का नैरेटिव सेट किया गया था हरियाणा में, वो नैरेटिव ऐसा सेट किया गया था कि हमारे अपने भी कई कार्यकर्ता ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि थोड़ी सी मुश्किल और चैलेंजिंग है। लेकिन हरियाणा की जीत के साथ ये सुनिश्चित हुआ कि जो मोरल महाराष्ट्र का बूस्ट हुआ, उसके बाद पूरे देश का बूस्ट हुआ, उसके बाद कार्यकर्ताओं में एक जोश आया। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हरियाणा का बड़ा रोल रहा है। जी। जी। हाँ, तो ये बात तो बिल्कुल सही है जो हम लोग कवर करते हैं मीडिया में। तो हमें भी ये बात देखने को मिली कि हरियाणा में जीत के बाद जो कैडर में एक जोश आया कैडर में। और जहाँ तक एग्जिट पोल की बात है तो ये भी
तो मैं बता दूं कि कई ऐसे रिपोर्ट्स आए जहां जो सर्वेक्षण एजेंसियां हैं उनके लोग जो हैं वो बाग बगीचों में बैठ के उन्होंने फॉर्म भर दिए। जैसे उन्होंने टारगेट मिल गया उन्हें कि 1000 लोगों के आपको लेकर आने हैं, अब उन्होंने 10 लोगों का भरा और उसी अनुरूप लेकर 900 और भी 990 लोगों का भी भर दिया। तो इस तरह के रिपोर्ट्स जो है वो भी आए। तो अगर आपसे सीधे शब्दों में मैं पूछूं कि महाराष्ट्र की जीत का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे तो आप किसका नाम लेंगे? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जी जी उनकी नीतियाँ। जी जी और मैं आपको बताऊंगा कि जो माइक्रो मैनेजमेंट और जो प्रचार जी जी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने संभाला, जी हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी का जो उसमें योगदान रहा, जी, गडकरी जी ने जो उसको आगे बढ़ाया, वो महाराष्ट्र से आते भी हैं, नागपुर हाँ बिल्कुल, नितिन गडकरी जी ने उसको जो आगे बढ़ाया से। जी और योगी जी ने जो उसमें मसाला लगाया, ये सारी चीज़ें मिला करके ये बेहतर परिणाम जो है वो आपको देखने को मिले हैं। क्योंकि बड़ा मुश्किल था, आप देखिए महायुक्ति को कि एक बड़ा गठबंधन था हमारा, उसमें भी कई बार बीच में थोड़े थोड़े चैलेंजेस थे कि कौन सी सीट महायुक्ति में अलायंस में किसको जाने वाली है। जी उसमें जो बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी ने रोल प्ले किया और हमारे देश के गृह मंत्री जी ने उसको जो अमली जामा पहनाया, उसका कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं वो मेथोडोलॉजी जो होती है उसकी, वो एक बड़ी खूबसूरत मेथोडोलॉजी देखने को मिली। और आज देखिए वो सारी सीटें हम जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी तो उसका श्रेय भी जो है वो कहीं ना कहीं बड़े भाई की भूमिका में भारतीय जनता पार्टी को ही जाता है, भारतीय जनता पार्टी का ही इम्पोर्टेंट रोल रहा। तो मैं ये भी बताता चलूँ कि महाराष्ट्र में भाजपा जो है अब तक का अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो है वो करती हुई दिख रही है। और आपने बड़े भाई की भूमिका कहा तो कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था एकनाथ शिंदे जी ने भी ये बात कही थी। उनसे जब पूछा गया कि तो उन्होंने बताया था कि अगर भाजपा धोखेबाज होती तो वो नीतीश कुमार को बिहार में सीएम बनाकर न रखती, या फिर यहाँ पर एकनाथ शिंदे की सीटें तो शिवसेना की कम ही थी, फिर भी भाजपा ने मुख्यमंत्री का पद जो है वो सीएम शिंदे को दिया। और देवेंद्र फडणवीस जो हैं आपके, उन्होंने मुख्यमंत्री, ये भी अपने आप में एक अनप्रेसिडेंटेड था कि मुख्यमंत्री रहा हुआ नेता उसने बाद में डिप्टी सीएम का पद लिया और उसे ये किया भी। तो इसमें आप देवेंद्र फडणवीस का कितना इसमें आप रोल इसको इस देखते हैं? तरीके से भी ले सकते हैं, जी 2019 का भी अगर आप आंकड़ा उठा लें जी जी तो लगभग हमारे जो विपक्षी थे उनके पास 17% वोट था, हमारे पास 23% वोट था। जी फिर किसी ने कहा कि लोकसभा में आपको झटका लगा, लेकिन आप विश्वास कीजिए उसमें भी हमारे पास सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत था, हमारी सीटें जरूर घटी थी। 2024 वाले की बात 2024 की, यहाँ में भी 25-26% के आसपास हाँ वोट 26% वोट रहा हमारा। और हम लोकसभा में भी 17% पे रहे, हर राजनीतिक पार्टी हमारी विपक्षी, और वो लोकसभा में भी इतने पे रहे। जी जी हमारा वोट परसेंटेज नहीं घटा, हम सबसे टॉप पर थे वोट परसेंटेज में। बावजूद उसके हम क्योंकि अलायंस पार्टनर को सम्मान देना जानते हैं, जी हमने तो बाकायदा, अभी आपने देखा होगा कि हमारे जितने भी अलायंस पार्टनर थे उनको बुला करके दिल्ली में एक बड़ा प्रोग्राम किया था और सभी अलायंस पार्टनर को हमने सम्मान दिया था। ये लोकसभा ये चुनाव के अशोका बाद होटल जो- के पहले, अच्छा, ये जी, लोकसभा चुनावों से पहले। जी जी तो एक बड़ा अच्छा सुंदर एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री आए थे, जिसमें जी जी हमारे एचएम साहब थे, हमारी पूरी पार्टी वहाँ पर थी। तो ये सम्मान देना भारतीय जनता पार्टी का जो है ना अपने अलायंस पार्टनर को, आज से नहीं, वाजपेयी जी के वक्त से भी आप देखेंगे तो हमने कभी गठबंधन से किसी को बाहर नहीं निकाला। जी कोई गया होगा अपनी मजबूरी से, लेकिन हमने कभी किसी के साथ किसी भी तरीके का छल जिसे कहा जा सकता है वो नहीं किया। जी जी जनता क्या चाहती है ये सबसे प्रमुख है। जनता भाजपा को चाहती है, जी जनता प्रधानमंत्री को चाहती है, उनकी नीतियों को चाहती है, उनके नेतृत्व को चाहती है, और उनके वाहक के रूप में जिसे बेहतर समझती है उसे वो अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। लेकिन क्योंकि हम एक अलायंस है, महायुक्ति की बैठक के अंदर ये निर्धारित होगा कि कौन हमारे मुख्यमंत्री होने वाले। जी जी तो आप मतलब ये मान के चल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी जो है वो अब सीएम नहीं होंगे? नहीं नहीं, मैंने आपसे कहा कि जी, जी। ये हमारी महायुक्ति डिसाइड करेगी जी जी कि किसको मुख्यमंत्री, और हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो निर्धारित करता है कि कौन मुख्यमंत्री रहने वाला। तो राजीव जेटली जी, आपके कहने का अर्थ ये है कि ब्रांड मोदी जो है वही मतलब सर्वोपरि है और बाकी जो नेता हैं भाजपा के वो उनके वाहक हैं, उनकी नीतियों के, उनकी सोच के और उनकी विचारधारा के, और भाजपा का भी वही। देखिए इस बात को कहने में कोई बुराई नहीं है जी कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की भावनाओं के अंदर बसते हैं, उनकी रगों में उनके प्रति जो प्यार है
वो बार बार मैंडेट के रूप में देखने को मिलता है। जी और क्योंकि एक अच्छी मजबूत नीति अंत्योदय के तहत जो बनाई जाती है, जिसमें प्रधानमंत्री जी पूरी तरह से एक्सपर्ट्स और रात रात भर जाग करके जो वर्किंग करते हैं, जी जी उसके वाहक के रूप में भी अगर आप ईमानदारी से काम कर लो तो आप ज़िंदगी में चुनाव नहीं हार वो सकते। कहा जाता है कि वो 4 घंटे ही मात्र मैं इसीलिए कह रहा हूँ आप चुनाव नहीं हार सकते। जी अब मैं इस सबसे बेहतर ही होगा कि उनके वाहक के रूप में, और कई बार तो ऐसा होता है जी प्रधानमंत्री इतने ओपन हैं कि अगर आपका कोई प्रदेश अच्छा काम कर रहा है तो बाकायदा आपको कोट करके कहते हैं इसको केंद्र में भी लागू करो, इसको देशव्यापी लागू करना चाहिए। जी तो हम वाहक के रूप में काम करते करते भी कई बार ये सोच लेते हैं कि इसको और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, और वो इनपुट लेकर के वो बड़ी ईमानदारी से कहते हैं कि ये फलां फलां प्रदेश के मुख्यमंत्री की एक नीति है जिसको मुझे लगता है सबको लागू करना चाहिए। जी। तो हर किसी को अप्रिशिएट और प्रेज भी करते हैं। और आपकी बात सही भी जो आप कह रहे हैं, क्योंकि कोरोना के समय हमने देखा था, जो उस समय तो काफ़ी ऐसी बैठकें होती थी जो ओपन में होती थी और उसके वीडियो भी आते थे, तो प्रधानमंत्री पूछते थे मुख्यमंत्रियों से, और केवल भाजपा ही नहीं विपक्ष के मुख्यमंत्रियों से भी पूछते थे कि आप कैसे टैकल कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं चल रही है क्या, और फिर उसको केंद्र में लागू करने के लिए वो किया जाता था कि अगर सही है तो हम लागू करेंगे। तो ये हमने देखा। तो अब एक बात कर लेते हैं, जो मसाला वाली बात जो आपने की, जो मसाला जो छौंक जो पड़ा इसमें बटेंगे तो कटेंगे का, और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मसाला जो है, तो ये आप किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि लोगों का कहना है कि वो उत्तराधिकारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, भाजपा का भविष्य हैं, तो इसे आप किस रूप में देख रहे हैं योगी जी के? उन्होंने 11 रैलियां की हैं महाराष्ट्र में और अच्छी बहुत चर्चा बड़ा रही। योगदान है उनका। जी और देश के प्रधानमंत्री ने भी साफ साफ इसी बात को बार बार कहा है जी कि सेफ रहने के लिए बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, मैं अगर बटेंगे तो कटेंगे को ढंग से समझना है, हमने एक नारा दिया बटेंगे तो कटेंगे, ठीक है। नहीं बटेंगे तो सेफ रहेंगे। जी जी देखिए, इसके विपरीत विपक्ष अलग तरीके से उग्र हुआ, वो हमारे नारे के खिलाफ चला गया। जी हम आज भी उनसे पूछते हैं, हम कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे या नहीं बटेंगे तो सेफ रहेंगे, आपको इस बात से विरोध क्यों है? अगर हम बटेंगे तो कटे तो हम पहले भी हैं। इस देश ने आज़ादी से पहले, आज़ादी के वक्त पे जो बंटवारे देखे हैं और जो बटे हैं और जो कटे भी हैं साथ में, जी जी क्या उसको बुलाया जा सकता है? क्या हम चाहेंगे दोबारा से? विभाजन की त्रासदी। विभाजन की त्रासदी, उसमें कटे भी हैं और बटे भी हैं। जी तो हम बटकर ही तो कटे हैं। तो क्या चाहता है विपक्ष? क्यों एक धर्म विशेष को आधार बना के, उनको बरगला के, उन तुष्टीकरण की राजनीति करके इस देश का विभाजन की नीतियों की नींव रखने की जो कोशिश विपक्ष करता है, अगर हम उसके खिलाफ जाकर के कहते हैं कि सब एकजुट हो जाए, तो क्या इसमें कोई बुराई है? हमारा आज भी यही कहना है कि हमें इस देश को एकजुट रहना है, जी जी और जैसे हम विपक्ष एकजुट रहेंगे तो हम सेफ रहेंगे। आरोप लगाता है कि ये तो ध्रुवीकरण है, ये तो आप नफरत फैला रहे हैं। हमने एक कहा समाज एक के रहिए, खिलाफ। उन्होंने जी कहा हिंदुओं को कह रहे हैं एक रहिए। जी जी हमने तो कहा कि एक रहिए। क्यों अपने आप में ये निर्धारित कर लेते हैं कि अगर एक होना है तो वो हिंदू होगा, मुसलमान भारतीय नहीं बनेगा क्या? कब तक ये उनको मुसलमान बना के रखेंगे? भारतीय क्यों नहीं बनाएंगे उनको? कब तक? कभी भी कोई, मैं खुद डिबेट पे बैठता हूँ, जी जी और जब मैं डिबेट पे बैठता हूँ, हमने कभी, आज मुझे 20 साल हो गए हैं, लगभग 15 साल डिबेट करते हुए, मैंने तो कभी ऐसा कोट नहीं किया आज तक किसी डिबेट पे बैठ के, हिंदू भाई मुस्लिम मैं राजीव अलग-अलग। जेटली एक हिंदू हूँ। आपने कभी बोला ऐसा? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है। हम लोग तो जब आप कोट करते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता के नाते बैठ करके, भाई मैं एक सच्चा मुसलमान हूँ, अरे भाई हम सच्चे हिंदुस्तानी क्यों नहीं है? मैं सच्चा हिंदुस्तानी हूँ, मेरे मुंह से तो हिंदू नहीं निकलता है, भारतीय निकलता है। तो ये जो इनकी नीतियाँ हैं, इसी ने कहीं ना कहीं विभाजन की नींव रख रखी है, और वो हम नहीं होने देंगे। मैं आपको बता रहा हूँ बहुत क्लियरली, वो हम नहीं होने देंगे। अब बंटवारा नहीं होगा और अब कटने भी नहीं देंगे। तो आज तो समय तो हम लोग तो ऐसे समय में जी रहे हैं जब अगर भारत माता की जय कोई बोल दे, वंदे मातरम कोई बोल दे, तो बोल दिया जाता है ये तो संघी है, ये तो भाजपा ही है, इसीलिए ये मतलब ऐसा बोल रहा है। तो आप क्या योगी आदित्यनाथ जी को देख रहे हैं आगे भाजपा के प्रधानमंत्री के उत्तराधिकारी के रूप में? प्रधानमंत्री जी से नजरें नहीं हटती हैं जी इस जी देश की। जी जी दूसरी बात, सोचना भी मुझे लगता है अभी जी फिलहाल जी जी फिलहाल मतलब अभी के परिप्रेक्ष्य में ये चर्चाएं जो ये है, चर्चा इसका कोई नहीं, मतलब सोचना नहीं भी है, आपका उचित कहना नहीं मतलब है। जी जी। तो एक और चीज़ पर मैं आपसे सवाल पूछूंगा जिस पे जो है सो कि काफ़ी भाजपा के जो नेता हैं वो बचते रहते हैं,
राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं जेपी नड्डा, उनके कुछ बयान को लेकर लोकसभा चुनाव के समय कुछ विवाद हुआ था, और अब जो है उसके बाद कहा गया था कि आरएसएस और भाजपा के बीच दूरी हो गई है, आरएसएस भाजपा का साथ नहीं दे रहा है। फिर महाराष्ट्र में कहा गया कि ये जीत रहे हैं तो आरएसएस जो है अब भाजपा के साथ वो एक कैडर एक्टिव हो गया, इस तरीके की बातें कही जाती हैं। तो ये भाजपा और आरएसएस का जो संबंध है उसे आप किस रूप में देखते हैं और इन चुनावों के परिप्रेक्ष्य में किस रूप में देखते हैं? विचार परिवार जी काम करते हुए नज़र नहीं आता है जी। वो कभी क्रेडिट भी नहीं लेना चाहते हैं, वो दिखना भी नहीं चाहते हैं। कितनी महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने हरियाणा में निभाई है संघ ने, जिसको हम विचार परिवार कहते हैं, उसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते जी। जो भी मैनेजमेंट हमारे प्रभारियों ने, हमारे सीनियर लीडर्स ने बनाया, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, ये उस विचार परिवार का एक एक कार्यकर्ता जो घर से भूखा भी निकलता है तो किसी का खाना खा करके नहीं आता है, वो काम करके घर पे भूखा ही चला जाता है कि मैं रात को जाके घर पे खाऊंगा। तो इतना ईमानदार डेडिकेटेड जो संगठन होता है जी, उसके ऊपर टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। और दूसरी बात जो आपने नड्डा जी को कोट किया, नड्डा जी ने बहुत क्लियरली, ये तो उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट किया गया, जी। बहुत क्लियरली कहा था भाई हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, वो एक सामाजिक संगठन है। आप सामाजिक संगठन राजनीतिक पार्टी को क्लब नहीं कर सकते। और संघ ने तो बार बार इसको बोला कि जब ये बात होती थी कि आप कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे, तो संघ ने कहा कि हमारा जो अखंड भारत का निश्चय है, क्या कांग्रेस हमें उस पर समर्थन देगी, और अगर देगी तो हम तुम्हें भी सपोर्ट करेंगे। और ऐसा नहीं है, जब जब देश को ज़रूरत पड़ी, चाहे वो इंदिरा गांधी रहीं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू रहे, उन्होंने बाकायदा संघ की तारीफ़ करी कि उनके जो योगदान है, वो चाहे वो वार रहा हो हमारा चाइना का, चाहे हमारे आपातकालीन स्थितियां रही हों, उस वक्त पे संघ आगे निकल करके आया और ये तारीफ़ उनके द्वारा भी की गई, उसके बाकायदा उनको अप्रिसिएशन लेटर तक दिए गए। जी जी। तो ये आपका कहना है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच जो है अब सब कुछ ठीक है और समन्वय अच्छा है। और नागपुर आप देखिए मुख्यालय भी है जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है, तो ये भी कहा जा रहा था कि ये महाराष्ट्र जो है वो संघ की प्रतिष्ठा का भी विषय बना हुआ है, ऐसा भी कहा जा रहा था। और दूसरी एक और फैक्टर है जिस पर मैं मतलब बहुत संक्षिप्त में रखना चाहूँगा इस पर आपसे। विपक्ष ने आरोप लगाया और बार बार कहा कि महाराष्ट्र चुनाव में भाजपा को जिताने के लिए एक उद्योगपति का उन्होंने नाम लिया कि वो जो है पैसे फूंक रहे हैं और उन पर देश विदेश में आरोप लग रहे हैं और वो जो है हमारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इसीलिए हम हार रहे हैं। तो इसे आप किस रूप में देखते हैं? पहली बात तो उद्योगपति का काम उद्योग करना है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उसके ऊपर मेरी स्टेटमेंट नहीं बनती है, भारतीय जनता पार्टी अपनी स्टेटमेंट नहीं देती है। जी जी जी। रही दूसरी बात, ये एक व्यक्ति का विरोध है जी, राहुल गांधी जी का जी, ये उनके अपने मुख्यमंत्रियों का भी विरोध नहीं है, क्योंकि उसी उद्योगपति ने जब छत्तीसगढ़ में अपनी इन्वेस्टमेंट करी जी, तो उनके मुख्यमंत्री को आपत्ति नहीं थी, जब राजस्थान में इन्वेस्टमेंट करी तो उनको आपत्ति नहीं थी, हिमाचल में करेंगे तो उनको आपत्ति नहीं। तो ये आपत्ति केवल राहुल गांधी जी तक सीमित है। जी जी। ये उन पार्टी तक नहीं है, उनके गठबंधन की भी नहीं है। ये राहुल गांधी जी की व्यक्तिगत कोई मजबूरी है या उनको कोई व्यक्तिगत रूप से आहत हुए हैं किसी बात को लेकर के, इसलिए वो एक व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं। इस देश के अंदर और भी बहुत सारे उद्योगपति हैं, सब लोग काम कर रहे हैं, कभी आपने देखा किसी के ऊपर टिप्पणी करते हुए? ये उनके दो नाम जो हैं वो उनकी ज़बान पर मुख्यतः रहते हैं, जिनमें से एक नाम के यहाँ ये लोग मेहमान बनकर भी इनके काफ़ी नहीं, इसको भी छोड़ दीजिए, इस बात को भी छोड़ दीजिए जी। मुझे याद है कि राहुल गांधी जी रैंप वॉक करके गए थे। अच्छा। और किसके शो में करके गए थे, जिसको लेकर के इन्होंने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को गाली निकाली थी, जिसके ऊपर माफ़ी भी मांगनी पड़ी इन्हें न्यायालय में जाकर के गुजरात इलेक्शन के दौरान। हाँ। आपको याद होगा उनकी फंक्शन में राहुल गांधी कैट वॉक करते हुए नजर आए थे। तो आप सोचिए, जिनके साथ इनके गठजोड़ थे उन्हीं को गाली निकाल करके अपना राजनीतिक सर्वाइवल करना चाह रहे हैं, अपनी पॉलिटिक्स को प्रोपेल करना चाह रहे हैं। तो इनकी मुझे लगता है बातों को गंभीरता से ना जनता लेती है ना हमें भी। आपका मतलब कहने का अर्थ है कि ये जो इनकी जो राजनीति है तो ये समय के हिसाब से बदलते रहते हैं अपना जो है जैसे। और अंत में एक बार, अब थोड़ा सा आपका बहुत ज़्यादा समय, आज बहुत व्यस्त दिन आप लोगों के लिए भी है तो मैं नहीं लूँगा, झारखंड की हार का श्रेय किसे देंगे? देखिए, झारखंड के अंदर
मैं बताना चाहता हूँ कि लगभग अप एंड डाउन चल रहा था हमारा, जी अप एंड डाउन चल रहा था। हमारा उद्देश्य झारखंड की डेमोग्राफी को बचाना है। जी हमें झारखंड के अंदर एक अच्छी भ्रष्टाचार मुक्त शासन और प्रशासन देना, ये हमारा, हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, वचनबद्ध हैं। अब जनता किस तरीके का निर्णय देती है, उसमें भी मैंने आपको डेमोग्राफी जब शब्द बोला है तो उसको देखना होगा कि कितनी डेमोग्राफी ख़राब हुई है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में बांग्लादेश से ट्राइबल एरिया में लोग आकर के धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, शादियां कर रहे हैं, जमाई टोले बस गए हैं जमाई टोले बस गए हैं, शादियां कर रहे हैं। वो जो मैंडेट है वो किस रूप में किसको गया है, कितनी डेमोग्राफी ख़राब हुई है, ये सब चीज़ें मुझे लगता है विश्लेषण का विषय रहने वाली हैं, वो चुनावों के बाद हो। जी जी और अंतिम सवाल आपसे सिर्फ ये कि अगर आपसे कहा जाए कि महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश का जो उपचुनाव है, इन दोनों में भाजपा की काफ़ी जीत हो रही है, तो इसको आप समअप करना चाहें पूरा अगर 30 सेकेंड के अंदर, तो आप मतलब क्या कहेंगे कि इस जीत का पूरा अगर आपसे विश्लेषण करने को कहा जाए तो? देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदारी से करते हैं, जी जी अंतिम कमज़ोर गरीब व्यक्ति का ख्याल रखते हैं, तो मुझे नहीं लगता इस देश के अंदर कभी भी कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि ऐसी सरकार चली जाए। और इसका श्रेय पूरा अगर किसी को जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है। तो जैसा कि राजीव जेटली जी ने बताया कि ब्रांड मोदी जो है, ब्रांड भाजपा, ब्रांड मोदी जो है वो अभी भी एक दूसरे के पर्यायवाची हैं एक तरह से, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का ही कमाल है कि आज महाराष्ट्र में या फिर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भाजपा जो है जीत रही है। और इनका ये भी कहना है कि जो मुख्यमंत्री हैं, जो भी राज्यों के राज्य स्तर के नेता हैं, वो वाहक हैं एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश के, उनकी नीतियों के, और उनकी जो सोच है उसको लागू कैसे करना है, ये सब के। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे TFI पर आने के लिए। हम आशा करेंगे कि आप आगे भी आएँ और विभिन्न मुद्दों पर आपसे बातचीत होती रही। तो देखते रहिए TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। तब तक के लिए मैं अनुपम के सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।